नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना, उनका स्वरूप। यदि मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होंगे। तो इस प्रकार जो मंत्रिपरिषद का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। अच्छा, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, इस बारे में जो मूल संविधान है इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था। जो मूल संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ उसमें मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी जो अधिकतम संख्या है वो संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है, इसलिए प्रधानमंत्री सहित जो सभी मंत्री हैं उनकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो हमारे संसद की जो निम्न सदन है लोकसभा उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन जैसे गोवा एक छोटा राज्य है, वहां पर इसकी जो न्यूनतम संख्या वो 12 होगी। इस प्रकार मंत्रियों की संख्या के बारे में जो प्रावधान है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं मंत्रियों की संरचना के बारे में, मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में। जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में उनकी संरचना कैसी होगी, इसके बारे में मूल संविधान में कोई भी श्रेणी नहीं बताई गई है। मूल संविधान में कहीं भी मंत्रियों की श्रेणियों का डिवाइडेशन नहीं किया गया है, लेकिन व्यवहार में मंत्रियों की कई सारी श्रेणियां हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। अब जो कैबिनेट मंत्री का जो प्रावधान है वो मूल संविधान में नहीं था, लेकिन ये जो कैबिनेट शब्द है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(3) में मिलता है। ये 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें लिखा गया है 352(3) में कि आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति महोदय कैबिनेट की सहमति से करेंगे। कैबिनेट से जो प्राप्त जो उनका परामर्श है, उनकी जो सहमति प्राप्त होगी कैबिनेट से, उसी के आधार पर राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और ये सहमति लिखित होनी चाहिए, मौखिक सहमति से काम नहीं चलेगा। तो जो कैबिनेट की जो लिखित सहमति है उसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो वहां पर 352(3) में है, वहां कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। जो कैबिनेट मंत्री हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री माने जाते हैं। जो बड़े बड़े विभाग हैं उन सभी के जो प्रमुख हैं वो कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। कैबिनेट मंत्री को जितने भी मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं उनमें जाने का अधिकार होता है। इनके द्वारा संपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यह मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरे मंत्री हैं राज्य मंत्री, लेकिन राज्य मंत्रियों की दो श्रेणियां हैं। एक तो राज्य मंत्री हैं वो होते हैं जिनको किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। एक राज्य मंत्री वो होते हैं जिनको किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, उन्हें कैबिनेट किसी विभाग के जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में वो विभाग का कार्यभार उनको दे दिया जाता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वो राज्य मंत्री जिनको किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार है। कई ऐसे विभाग हैं जो जिनमें जो कोई राज्य मंत्री है उसको वो विभाग स्वतंत्र रूप से दे दिया जाता है। वो उस विभाग का सर्वोच्च मंत्री हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं। तो कुछ विभागों की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्रियों को दे दी जाती है। ये राज्य मंत्री जिनको किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है वो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते, वो उस विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं।
लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में वो सामान्यतः नहीं जाते। वो जब ही जाते हैं जब उनके विभाग से संबंधित कोई इश्यू मंत्रिमंडल की बैठक में आता है, उनके विभाग से संबंधित कोई भी जो बिंदु है वो मंत्रिमंडल की बैठक की जो जो सूची है उसमें यदि कोई बिंदु है और उन्हें आमंत्रित किया जाए तो फिर उस बैठक में जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे राज्य मंत्री जिनके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। ये राज्य मंत्री वो हैं जो बड़े बड़े जो विभाग हैं जिनके एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, उनके कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में इन राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है। इन्हें कार्य का जो आवंटन है वो उस विभाग का जो कैबिनेट मंत्री है वही करता है। ये राज्य मंत्री भी सामान्यतः कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते। जब कैबिनेट की बैठक में इन्हें आमंत्रित किया जाए, इनके विभाग से संबंधित कोई मसला हो, तब उस बैठक में ये जाते हैं। फिर एक अन्य श्रेणी है उपमंत्री। ये इन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ये कैबिनेट मंत्री या जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री हैं उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। जिस मंत्री के अधीन या सहायक के रूप में ये कार्य करेंगे वही मंत्री इन्हें कार्य आवंटित करता है। ये कभी भी सामान्यतः मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं जाते। 1967 के बाद की बात करें, माफी चाहूंगा, 1997 के बाद की यदि बात करें तो उसके बाद कोई उप मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नहीं बना है। फिर एक आती है संसदीय सचिव। इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। ये मंत्रिपरिषद की एक व्यवहारिक रूप से अलग बनाई गई श्रेणी है। ये कई बार हम प्रांतों में देखते हैं कि जब मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या है वो विधायिका के जो निम्न सदन है, हम प्रांतों में बात करें तो विधानसभा की बात आएगी, उसकी जो कुल सदस्य संख्या है उसकी 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो कई प्रांतों में जब मंत्रिपरिषद की जब लिमिट समाप्त हो जाती है तो कुछ मंत्रियों के उनके पद, ओहदे और स्थिति को देखते हुए उन्हें संसदीय सचिव भी बना दिया जाता है। क्योंकि व्यवहार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मंत्री में शामिल नहीं होती है, इसलिए इनको सैद्धांतिक रूप से इन्हें मंत्री में नहीं शामिल किया जाता, लेकिन व्यवहार में वो सभी सुविधाएं, उपलब्धियां, वेतन भत्ते इन्हें मंत्री की भांति प्राप्त होते हैं। यदि हम केंद्रीय संदर्भ में यदि बात करें तो संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री दिलाता है। इन्हें शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है। ये प्रधानमंत्री के जब तक प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब मंत्रियों की जो श्रेणी है, मंत्रियों की जो शपथ के बारे में प्रावधान ये कि उन्हें शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अब चूंकि संसदीय सचिवों को जो शपथ है वो प्रधानमंत्री जी दिलाते हैं, वही नियुक्ति करते हैं, इसलिए ये सैद्धांतिक रूप से मंत्रियों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इन्हें शपथ राष्ट्रपति महोदय नहीं दिलाते हैं। लेकिन व्यवहार में इन संसदीय सचिवों को बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके अधीन सहायक के रूप में कार्य दे दिया जाता है और इन्हें व्यवहार में सारे वो लाभ और वेतन भत्ते सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार संसदीय सचिवों की संख्या वो सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद की संख्या में शामिल नहीं होती है। यदि केंद्रीय स्तर पर बात करें हम तो 1967 के बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में इनकी नियुक्ति हुई, उसके बाद फिर इनकी नहीं हुई है। तो 1967 के बाद राजीव गांधी का जो कार्यकाल आया था, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल आया था, उसकी में ही इनकी नियुक्ति हुई है। राजीव गांधी जी के कार्यकाल के पश्चात इनकी नियुक्ति केंद्रीय स्तर पर नहीं हुई है। अब प्रधानमंत्री जी केवल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हीं को कार्य का आवंटन करता है। ऐसे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें शपथ है वो कैबिनेट मंत्री ही दिलाता है जो उस विभाग का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा उप मंत्रियों को भी जो कार्य का जो आवंटन है वो संबंधित कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र जो प्रभार वाले जो राज्य मंत्री जिनके साथ उनको अटैच किया गया है वही करते हैं। यदि हम मंत्रियों के बारे में बात करें तो किसी भी सदन के में चर्चा में भाग ले सकते हैं, वो किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं।
लेकिन मतदान हमेशा उसी सदन में करेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। जिस सदन के वो सदस्य नहीं हैं, उस सदन में वो मतदान में भाग नहीं ले सकते। चर्चा कर सकते हैं लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते। मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। हर मंत्री अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार है। यदि प्रधानमंत्री मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि अमुक मंत्री को पद से हटा दिया जाए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। सभी निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। किसी मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है। यदि किसी भी मंत्री के कार्य से सदन असंतुष्ट है, लोकसभा असंतुष्ट है, तो लोकसभा उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है और यह अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जाता है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। तो यह मंत्रिपरिषद के बारे में सारा विवरण था। यह अपना मंत्रिपरिषद का टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम जो नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हम चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर की। जो मंत्रिपरिषद का मतलब है सारे मंत्री, उसमें कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, उसमें राज्य मंत्री भी आते हैं, उसमें उप मंत्री भी आते हैं। ये जितने भी जो मंत्री हैं उनका जो समूह है, सभी मंत्रियों का जो समूह है वो मंत्री परिषद कहलाता है। जबकि हम कैबिनेट के बारे में बात करें, मंत्रिमंडल के बारे में बात करें, मंत्रिमंडल को अंग्रेजी में ही हम कैबिनेट बोलते हैं, तो जो मंत्रिमंडल की बात करें उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री मतलब जो बड़े बड़े विभाग के जो हेड हैं, बड़े बड़े विभाग जिनके पास हैं, जो प्रमुख मंत्री हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो कैबिनेट जो मंत्री है उनको मंत्रिमंडल में माना जाता है। जितने भी सामान्यतः जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री ही जाते हैं। हम कई बार चर्चा करते हैं, सामान्यतः मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होती है, उसमें प्रमुखतः जो निर्णय लेते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री ही निर्णय लेते हैं। जो राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, उन्हें सामान्यतः कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाया जाता है। उनको जब भी बुलाया जाता है जब उनके विभाग से संबंधित कोई मसला, इश्यू उस मंत्रिमंडल की कार्यसूची में होता है तो ही उन्हें बुलाया जाता है। अन्यथा जो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं वही मंत्रिपरिषद के बारे में अपना निर्णय लेते हैं। कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें ये जो मंत्रिमंडल है, प्रमुख जो विभाग के जो बड़े बड़े प्रभारी हैं, बड़े बड़े विभाग के जो मंत्री हैं, वही इस बारे में निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार जो मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है हम वो संविधान के अनुच्छेद 352(3) में है। वहां पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां पर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं वो कैबिनेट की लिखित सहमति पर करेंगे, लिखित परामर्श पर करेंगे। तो वहां 352(3) में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद संबंधी जो प्रावधान है वो बता चुका हूँ, संविधान के अनुच्छेद 74 में है। उसमें लिखा गया है राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें सारे मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है। मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री होगा वो मंत्रिमंडल का हिस्सा जरूर होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री आते हैं वो उसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री है वो निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कैबिनेट मंत्री हो और मंत्रिपरिषद का हिस्सा ना हो। तो हर कैबिनेट जो मंत्री है, हर मंत्रिमंडल है का जो मंत्री है वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि
कोई मंत्री मंत्री परिषद का तो हिस्सा हो लेकिन वो कैबिनेट मंत्री हो, क्योंकि मंत्री परिषद में राज्य मंत्री उप मंत्री भी आते हैं, इसलिए मंत्री परिषद का हर मंत्री कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, लेकिन कैबिनेट या मंत्रिमंडल का जो हर सदस्य है वो मंत्री परिषद का सदस्य होता है। तो ये फर्क है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। अब इस बार हमने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझा है, जाना है। ये हमारा जो अंतर है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।